जो सुख नहीं सारे संसार में, वो सुकून है माँ के दरबार में। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर बसा श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है और समय समय पर भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि कोई नया रास्ता बनाया जाता है या किसी सामान को ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आइए आप भी हमारे साथ इस पावन यात्रा का आनंद उठाइए। जय माता दी। आपको जब भी माता रानी का बुलावा आए तो सबसे पहले आप उन दिनों का वेदर फोरकास्ट चेक करना मत भूलना। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आपको कैसे कपड़े रखने हैं, छाता ले जाना है या नहीं ले जाना, और बहुत कुछ। भारत के हर कोने से वैष्णो देवी आना बहुत आसान है। फ्लाइट से आपको जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू से कैब या बस लेके कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से आप सीधा कटरा आ सकते हैं या कुछ ट्रेन जम्मू तवी तक भी रुकती हैं, तो आप जम्मू तवी से ट्रेन लेकर, कैब लेकर या इवन बस लेकर भी कटरा आ सकते हैं। दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए तो डायरेक्ट वंदे भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस भी अवेलेबल है। बसेस की बात करें तो दिल्ली, पंजाब और हिमाचल से डेली बसेस कटरा आती हैं। आप खुद अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। कटरा वो जगह है जहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। जम्मू तक पहुंचने के बाद आपके सभी प्रीपेड सिम्स काम करना बंद कर देते हैं। इस जगह पे सिर्फ पोस्टपेड नंबर्स काम करते हैं। अगर आप चाहें तो कटरा से यात्री सिम भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। कटरा से माता रानी के भवन तक पहुंचने के कई तरीके हैं। पहला, पैदल। ज्यादातर श्रद्धालु पैदल ही चढ़ाई करना पसंद करते हैं। दूसरा, आप पोनी, पिट्ठू, पालकी की मदद से भी जा सकते हैं, या फिर आप आधा रास्ता पैदल और बाकी का आधा रास्ता बैटरी कार से भी जा सकते हैं। तीसरा, हेलीकॉप्टर। आप डायरेक्टली हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं और उससे माता के भवन तक जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको भवन से 3 किलोमीटर पहले उतार देता है। बाकी का रास्ता आप पैदल या फिर पोनी, पिट्ठू, पालकी की मदद से भी आगे जा सकते हैं। बात करें अगर पैदल मार्ग की, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला वो जिससे माता रानी खुद गई थी, जहाँ आता है बाण गंगा, चरण पादुका मंदिर, अर्ध कुआरी मंदिर, गर्भजून गुफा, हाथी मत्था और सांची छत। हाथी मत्थे वाले मार्ग की चढ़ाई काफी मुश्किल है। इसे देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नया रास्ता बनवाया गया, जिसका नाम है हिमकोटी मार्ग। आप पुराने रास्ते से अर्ध कुआरी तक आकर वहां से हिमकोटी मार्ग लेकर भी भवन पहुंच सकते हैं। दोनों ही मार्ग आपको माता के पावन भवन तक ले आएंगे। पैदल जाने वाले दूसरे मार्ग की बात करें तो वो है ताराकोटे मार्ग। ताराकोटे मार्ग का फ्रिस्किंग पॉइंट और प्राचीन रास्ते का फ्रिस्किंग पॉइंट अलग है। ताराकोटे मार्ग प्राचीन मार्ग से थोड़ा सरल है, लेकिन ये उससे लंबा है। घोड़े, पिट्ठू, पालकी इस रास्ते पर नहीं होते। हालांकि यहाँ पे वॉशरूम्स, पानी और डिस्पेंसरी की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा कराया गया लंगर भी चलता है। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कैफे कार्ट्स देखने को मिलेंगे और कुछ ढाबे भी हैं। यही ताराकोटे मार्ग आगे जाके हिमकोटी मार्ग से मिल जाता है। ताराकोटे मार्ग और हिमकोटी मार्ग जिस पॉइंट पर मिलते हैं वही है अर्धकुआरी। आप अगर चाहें तो ताराकोटे मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते माँ अर्धकुआरी के दर्शन कर कर भी आगे जा सकते हैं। ताराकोटे मार्ग से हिमकोटी मार्ग तक तो आपको पैदल ही आना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसके आगे चाहें तो बैटरी कार की सुविधा लेकर भी भवन तक जा सकते हैं। भवन पर मत्था टेकने के बाद बाबा भैरव के पास मत्था टेकना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि माता रानी ने खुद कहा था कि जो भी श्रद्धालु उनके पास मत्था टेकने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो भैरव बाबा के पास भी जाके मत्था ना टेक ले।
भैरव मंदिर जाने के भी 2 तरीके हैं। पहला पैदल मार्ग और दूसरा रोपवे। रोपवे से आप आना जाना दोनों कर सकते हैं। कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। उनके लिए कटरा में बहुत से होटल्स अवेलेबल हैं, या फिर वो निहारिका भवन जाकर वहाँ पर कमरा लेकर भी आराम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो निहारिका भवन में जाके डॉर्मेट्री बेड भी ले सकते हैं। डॉर्मेट्री एक सिंगल बेड को कहा जाता है, जिसके लिए आपको सिर्फ 150 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। डॉर्मेट्री बेड की सुविधा आपको आर्तवारी और भवन पर भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको नीचे निहारिका भवन से ही बुकिंग करानी पड़ती है। याद रखिए, ये ऑफलाइन बुकिंग है, जहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ की सुविधा होती है। इसकी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहें तो उस वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं। आप वहाँ जाके भी रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। कुछ श्रद्धालु कटरा पहुंचकर सीधा अपनी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं। उनके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा बनवाए गए हैं क्लॉक रूम्स। जी हाँ, कटरा पर भी क्लॉक रूम है, जहाँ पर आप अपना सामान रखवा कर सीधा अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। क्लॉक रूम की सुविधा ऊपर आर्तवारी पर और भवन पर भी मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। लेकिन यात्रा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है RFID कार्ड। चलिए RFID कार्ड लेते हैं। जैसे कि पहले होती थी यात्रा पर्ची, वैसे ही अब है RFID कार्ड। ये आपको किसी भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाएगा। कटरा रेलवे स्टेशन पर, निहारिका भवन के बिल्कुल साथ, कटरा बस स्टैंड से या फिर फ्रिस्किंग पॉइंट से भी। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और यात्री की एक फोटो भी ली जाती है, जिसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है जिसको कहते हैं RFID कार्ड। ये कार्ड आपको यात्रा के दौरान अपने गले में रखना पड़ता है। RFID कार्ड इशू होने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है और फ्रिस्किंग पॉइंट को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि इस कार्ड की वैलिडिटी 6 घंटे तक की है। हम अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम जा रहे हैं बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट। कटरा से बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट तक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर तक का है, जिसके लिए ऑटो आपसे 160 रुपये चार्ज करेगा। ये प्राइस हर ऑटो के लिए फिक्स है। ये है बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पर आपकी और आपके सामान की अच्छे से चेकिंग होती है। कैमरास, लैपटॉप्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले जाना मना है। आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं, आप चाहें तो अपना चार्जर भी ले जा सकते हैं। इनफैक्ट माता रानी को चढ़ाने के लिए आप नारियल भी नीचे से नहीं लेके जा सकते, आपको ऊपर से लेना पड़ेगा। फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग करा के जैसे ही आप आगे आएंगे, कुछ 10 कदम के बाद ही आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा प्रीपेड बुकिंग काउंटर। ये काउंटर पिट्ठू, पोनी और पालकी के लिए है। अगर आप अपनी यात्रा पिट्ठू, पोनी, पालकी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप बुकिंग करा सकते हैं। आपको पर्ची मिल जाएगी और यहीं से ही आपको घोड़ा, पिट्ठू या पालकी भी मिल जाएंगे। यहाँ पर जो रेट है वो श्राइन बोर्ड द्वारा फिक्स किए गए हैं। बहुत सारी हलचल और सहयात्रियों के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सी दुकानें दिखेंगी। कुछ माता की चुनरी की, कुछ लाठी की, और उन्हीं में आ जाएगी एक दुकान, गुलशन कुमार टी सीरीज शोरूम। इसके सामने है गुलशन कुमार जी द्वारा करवाया गया लंगर, वो आज भी चल रहा है। इसका रास्ता आगे से है। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखेगा एक बैनर जिस पे लिखा होगा न्यू ट्रैक टू ताराकोटे मार्ग। ये रास्ता पुराने रास्ते से नए ताराकोटे मार्ग को जोड़ता है। अगर आप यहाँ आकर सोच रहे हैं कि नए रास्ते से जाना चाहिए था, तो आप ये रास्ता ले सकते हैं। ये आ गई बाणगंगा, जो कि हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। जब माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई कर रही थी, तब उनके साथ हनुमान जी भी थे। चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगी और उन्होंने माँ से कहा कि उनको पानी पीना है। तब माँ ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा मैया को प्रकट किया था। हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और इसी पानी से माता वैष्णो देवी ने अपने केश भी धोए थे। इसीलिए इस जगह को बाल गंगा और बाण गंगा दोनों नाम से बुलाया जाता है।
काफ़ी श्रद्धालु अपनी यात्रा बाण गंगा में स्नान करके शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 3 बाथिंग घाट्स बनाए गए हैं। रास्ते में बहुत से मंदिर आते हैं जो आपको वहां रुकने पर मजबूर कर देते हैं। हम पहुंच गए हैं प्राचीन चरण पादुका मंदिर। माँ वैष्णो देवी जब त्रिकुटा पर्वत पर आगे बढ़ी तो एक स्थान पर रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ ने उनका पीछा करना बंद किया या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर उनके पैरों के निशान रह गए और इसीलिए इस जगह को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ये है आदि शंकराचार्य जी का मंदिर, जिसके मार्ग का कार्य प्रगति पर है। हम कामना करते हैं कि ये भी जल्दी बनकर भक्तों के लिए खुले। जब आप पैदल मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीढ़ियों का मार्ग भी दिखता है। इन सीढ़ियों में चढ़ने से पहले ही लिखा होता है कि ये कितनी है, मतलब उनकी संख्या लिखी होती है। अगर आप चाहें तो आप इन सीढ़ियों के द्वारा भी चढ़ाई कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर के बाद आता है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। इंद्रप्रस्थ भोजनालय और माँ आर्तकुआरी के बीच में आता है बीकानेर। अगर आप चाहें तो वहां पर रुककर भी कुछ खा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह ऐसे भोजनालय बनवाए गए हैं। यहाँ पर खाना सही भी होता है और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। इसी मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही दूरी के बाद आपको साइन बोर्ड दिखेगा, जहाँ पे लिखा होगा कि बाएं हाथ पर है हिमकोटी मार्ग। कुछ श्रद्धालु जो यहाँ से सीधा आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना माँ आर्तकुआरी के दर्शन किए, वो इस मार्ग से जा सकते हैं। हिमकोटी मार्ग वही है जो ताराकोटे मार्ग का एक्सटेंडेड है। जो श्रद्धालु माँ आर्तकुआरी के दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ से ऊपर बढ़ जाएं, यानी कि दाएं हाथ से जाएं। हम पहुंच गए हैं यात्रा के तीसरे पड़ाव, यानी माँ आर्तकुआरी के द्वार। भैरवनाथ से भागते भागते माँ वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में शरण ली, जिसके द्वार की रक्षा का जिम्मा उन्होंने हनुमान जी को सौंपा। इस गुफा में माँ ने 9 महीने तपस्या की और इसके द्वार पर 9 महीने तक हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध चलता रहा। माना जाता है कि इस गुफा में माँ बिल्कुल उसी तरह से रही थी जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, और इस गुफा का आकार भी स्त्री के गर्भगृह के जैसा ही है। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। ज्यादातर श्रद्धालु अपनी यात्रा में यहीं आके थोड़ा सा आराम करना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से इस यात्रा का बीच का पड़ाव है। यहाँ पर बीकानेर, मैकडॉनल्ड्स, सागर रत्ना और भी खाने पीने के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें कि आपको इस यात्रा में कहीं पे एटीएम मिले तो वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है और वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। माँ अर्धकुआरी पे थोड़ा सा आराम कर और मत्था टेक कर अब हम निकल पड़े हैं हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ। प्राचीन रास्ते के मुकाबले ये रास्ता काफी सरल है और यहाँ पर आपको लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी। हिमकोटी मार्ग से भवन तक अगर आप बैटरी कार में जाना चाहें तो वो बैटरी कार भी आपको यहीं से मिलेगी। कुछ लोग आने से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा के आते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग में पर पर्सन की कॉस्ट आती है 354 रुपये। इस 354 रुपये में आपकी इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होती है। अगर आप यहाँ आके सोच रहे हैं कि आपको ऑफलाइन बुकिंग करवानी है तो ऑफलाइन बुकिंग पर पर्सन आपको पड़ती है 236 रुपये की। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ऑफलाइन बुकिंग उतनी ही मिलती है जितनी सीट्स अवेलेबल रह जाती हैं, और हाँ, एक बंदे को 2 से ज़्यादा टिकट्स नहीं दी जाती। हिमकोटी मार्ग पर आपको बहुत से भोजनालय भी मिलेंगे।
सत्य भोजनालय, डोसा पॉइंट, हिमकोटी भोजनालय और कुछ कैफ़े कार्ट्स भी हैं, जैसे कि अमूल, पेप्सी और कॉफ़ी शॉप्स भी। ये देखिए भरी जनवरी में हमारा हाल। दिन के टाइम यहाँ पर उतनी ही गर्मी थी जितनी शाम के टाइम सर्दी। जो लोग माँ के दरबार में अपने घर बनने की मन्नत लेके आते हैं, वो ऐसे यहाँ पर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर अपना घर बना के जाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो माँ के दरबार में फिर हाजिरी लगाने आते हैं। हर माइलस्टोन के साथ माँ का भवन देखने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। जैसे ही आपको साकेत भोजनालय दिखे, उसके बाद मिलेगी माँ के भवन की पहली झलक। माँ के भवन में मत्था टेकने के लिए आप अपने साथ कोई सामान नहीं लेके जा सकते। आपको आपकी बेल्ट, आपका वॉलेट, आपका फ़ोन सब कुछ जमा करवाना पड़ता है। इसके लिए लॉकर्स अवेलेबल हैं। हाल ही में पार्वती भवन बनाया गया है, जहाँ पर कि लॉकर्स डिजिटलाइज्ड हैं। आप अपना RFID कार्ड दिखाकर 100 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर एक लॉकर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लिप मिलेगी, उसके ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा होगा, और एक बैंड भी मिलेगा, उसके ऊपर भी आपका टोकन नंबर लिखा होता है। ग्राउंड फ्लोर से स्लिप लेकर, बैंड लेकर आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपना सामान रखवा सकते हैं और आपको सामान कलेक्ट भी वहीं से करना है। इसी के सेकेंड फ्लोर पर है फीमेल वॉशरूम और रेस्ट एरिया। थर्ड फ्लोर पर है मेल वॉशरूम्स और रेस्ट एरिया। ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। जब हमने यहाँ के वॉशरूम्स देखे तो हम पहले से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। पार्वती भवन के सामने ही है भेंट शॉप। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद लेके भी माता रानी के भवन जा सकते हैं। ये है नवदुर्गा पथ, जिसे कि सब स्काई वॉक के नाम से जानते हैं। इस स्काई वॉक का उद्घाटन पिछले शारदीय नवरात्रों में ही हुआ है। यहाँ से भवन तक जाने का मजा अलग ही है। नवदुर्गा पथ से जयकारे लगाते लगाते हम पहुंचे माता की गुफा। इस बार हमने माता के पिंडी स्वरूप के दर्शन उनकी प्राचीन गुफा से किए। पूरे साल माता के दर्शन उनके पिंडी स्वरूप में हमें उनकी नई गुफा से होते हैं। सिर्फ जनवरी की मकर संक्रांति से ही होता है कि कुछ दिनों के लिए उनकी प्राचीन गुफा खोली जाती है, जब श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है। इस बार हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें उनकी प्राचीन गुफा से दर्शन हुए। माता रानी के दर्शनों के बाद अब हम निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने इस रोपवे से। रोपवे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चलता है और पर पर्सन इसकी कॉस्ट है 100 रुपये। आप इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। बिना भैरव बाबा के यहाँ मत्था टेके माता रानी की ये यात्रा सफल नहीं मानी जाती। भैरव बाबा का वध करने के बाद माता ने खुद भैरव बाबा को यह आशीर्वाद दिया था। भैरव घाटी से बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट तक का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर का। आप अगर चाहें तो सीधा भैरव बाबा के मंदिर से नीचे उतरना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसको कहते हैं सांझी छत। अगर आप वापसी के लिए बैटरी कार लेना चाहें तो वो भी आपको भवन से ही मिलेगी। माता रानी की यात्रा पूरी करने के बाद आप कटरा घूमना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा। जम्मू के फेमस राजमा से लेके कश्मीर का केसर यहाँ सब मिलता है। ड्राई फ्रूट से तो ये मार्केट भरी पड़ी है।
इतनी मेहनत के बाद चाय का कप तो बनता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब भी हम ज़रूर देंगे। आप चाहें तो हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय माता दी।